So interference is redistribution of light energy due to superposition of waves coming from two coherent sources. दो कोहेरेंट सोर्सेस से जब वेव्स आती हैं, ठीक है, तो उनकी जो इंटरफेरेंस होती है उसका मतलब क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है लाइट एनर्जी, उसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं. सो ऑन द पैटर्न वी सी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर सीन ऑन द स्क्रीन. ठीक है, दो ऑर्डिनरी बल्ब से हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते क्योंकि उनकी लाइट कोहेरेंट नहीं होगी. कोहेरेंट मींस सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम फेज. अगर फेज सेम नहीं है तो कम से कम फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है, तो हमने देखा था, कंडीशंस डिराइव की थी कि व्हेन द फ्रिंजेस विल बी ब्राइट, व्हेन द फ्रिंजेस विल बी डार्क. ब्राइट फ्रिंजेस मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क फ्रिंजेस मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो वो कब कब होगी उसकी हमने कंडीशन डिराइव की थी. फेज डिफरेंस की कंडीशन भी निकाली थी और पाथ डिफरेंस की कंडीशन भी निकाली थी. नाउ फ्रिंज विड्थ क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस. दो ब्राइट या दो डार्क फ्रिंजेस में जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ, डिनोटेड बाय बीटा. वी आर गोइंग टू डिराइव दैट. ठीक है, सो सपोज दीज आर स्लिट्स S1 एंड S2. The distance between the slits is suppose small d and the screen is kept at a distance capital D from the slits. ठीक है, screen is kept at a distance of capital D from the slits. बिल्कुल slits के सेंटर के सामने ये स्क्रीन का सेंटर है. Let us join this and this. Let us call this L, this is M. तो ये D/2 है, this is also D/2. अब हम सपोज कर लेते हैं कि वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सोर्सेज S1 एंड S2 दे मीट एट सर्टेन पॉइंट P ऑन द स्क्रीन. यहां से कुछ वेव्स गई और यहां से कुछ वेव्स गई, वो P पॉइंट पे सपोज मीट कर रही है. सो एट P पॉइंट देयर विल बी सम फ्रिंज फॉर्म्ड. इट मे बी ब्राइट, इट मे बी डार्क आल्सो. तो ये एक फ्रिंज की लोकेशन है. डार्क फ्रिंज भी हो सकता है, ब्राइट फ्रिंज भी हो सकता है. Let us take the distance of this fringe from the center of the screen x. Let OP be equal to x. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि there is some path difference between the waves going from sources S1 to S2. S2 का path longer लग रहा होगा as compared to path of ray going from S1. So let us say path difference between the waves reaching point P. डेल्टा एक्स सिंबल होता है पाथ डिफरेंस का. सो दैट इज S2P माइनस S1P. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. अब पहले तो हम S2P S1P निकालते हैं अपने मैथमेटिक्स अप्लाई करके और उनको यहाँ पे पुट करेंगे. ठीक है, सो वी विल कम टू दिस इक्वेशन आफ्टर सम टाइम. सो लेट अस कंसिडर ट्राइंगल S1PL. इन ट्राइंगल S1PL, let's apply Pythagoras theorem. S1P square is S1L square plus PL square. Hypotenuse square is base square plus height square. PL क्या है बताओ मानसी? What is PL here? ये सारे डिस्टेंस इधर मार्क किए हुए हैं, तो उन टर्म्स में PL किसके इक्वल लिखोगे आप? यस मानसी, PL कितना है? ये D/2 है, ये x है, तो हाउ मच इज PL? x माइनस D/2. क्लियर है ये? यस मैम. हाँ, तो S1P स्क्वायर हो गया. एंड व्हाट इज S1L? दिस इज कैपिटल D. D स्क्वायर प्लस PL इज x माइनस D/2, उसका स्क्वायर. सो लेट अस सॉल्व दिस. Take D square common. 1 plus x minus D/2 square over D square. ये स्टेप क्लियर है? एनी डाउट इन दिस स्टेप? नो मैम. अब ये S1P का स्क्वायर है. जब व्हेन वी विल राइट S1P तो ये पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना? तो D2 इंटू 1/2, 1 प्लस x माइनस D/2 का स्क्वायर ओवर D स्क्वायर रेज टू पावर ऑल्सो 1/2. अंडर रूट मतलब पावर 1/2.
तो ये 2 कैंसल आउट हो जाता है, दिस 2 गेट्स कैंसल आउट। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो कि ये जो बनी है फॉर्म 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर n, तो यहाँ पे वी कैन अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एन एक्स, बस n यहाँ पे आ जाए। तो अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम हियर 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर n is 1 plus nx, and you can easily see that x is less than 1, ये चीज less than 1 है क्योंकि x minus d by 2 is less than d, so x minus d by 2 square is also less than d square. Applying binomial theorem. ठीक है, तो d square को इधर हमने इधर को लिख लिया राइट साइड, बिकॉज दैट थिंग इज ओवर नाउ। तो बस 1/2 यहाँ ले आए, तो 1/2 d square इंटू एक्स माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। जो स्टेप नहीं क्लियर होगा पूछ लेना। नाउ वी ओपन द ब्रैकेट, d प्लस 1/2 d स्क्वायर के साथ एक d कट जाएगा, x माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो जहां तक हम सॉल्व कर सकते थे हमने कर लिया, एंड वी हैव फाउंड S1P। अब S2P के लिए सिमिलरली वी विल राइट सिमिलरली, अब उसको नहीं सॉल्व करेंगे। फॉर कैलकुलेटिंग S2P आप बिगर राइट एंगल ट्राइंगल ले लोगे, तो बस यू विल सी द डिफरेंस कि आपका बेस भी सेम है d स्क्वायर, बस आपका जो हाइपोटेन्यूज है x प्लस डी बाई 2 है। आपका जो हाइपोटेन्यूज है PM है, PM को यू कैन राइट x प्लस डी बाई 2। मानसी, इज दिस पॉइंट क्लियर? S2P Yes, ma'am. आप S2PM ट्राइंगल लोगे और उसमें जो आपका हाइपोटेन्यूज है बस माइनस की जगह प्लस होगा, सो यू राइट अकॉर्डिंगली d प्लस 1/2d x प्लस d बाई 2 का स्क्वायर। तो सिमिलरली करके हमने S2P लिख दिया। सो लेट अस पुट दिस वैल्यू ऑफ S2P and S1P in equation number 1 now. Let us put the values now in equation number 1. So see, what do we get? Delta x is S2P minus S1P. ठीक है, d cancels, 1/2d कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इधर भी ब्रैकेट ओपन, सी इफ इट इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम किसी स्टेप में पूछ लो। ठीक है, अब x स्क्वायर भी कैंसल आउट हो गया, d स्क्वायर बाय 4 ऑल्सो कैंसल्स आउट। वी आर लेफ्ट विद डेल्टा x is 1/2d into 2xd, so x d by d। बट यहाँ पे अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुई, अभी हमने सिर्फ पार्ट डिफरेंस निकाला है, हमें अभी बीटा तक जाना है। वी आर टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। अभी हमने सिर्फ डेल्टा एक्स निकाला है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ डेल्टा एक्स तक करके काम खत्म कर देते हैं, बट नो, दिस इज नॉट ओवर। सो नाउ वी विल टेक बोथ द केसेस। हमें दोनों केसेस के डिस्टेंस निकालने हैं, ब्राइट फ्रिंजेस के भी निकालने हैं, कंस्ट्रक्टिव के मतलब, और डार्क फ्रिंजेस के बीच में भी डिस्टेंस निकालना है। सो लेट अस टेक बोथ द केसेस साइमल्टेनियसली। नाउ वी हैड डन दैट डेरिवेशन कि फॉर ब्राइट फ्रिंजेस कंडीशन क्या है, डेल्टा एक्स इज n लैम्डा, पार्ट डिफरेंस शुड बी n टाइम्स द वेवलेंथ। ऑल्सो डेल्टा एक्स हमने निकाला है x d by d, पुट इट हियर, तो x is n lambda dy। Learn this formula also,
दिस इज गिविंग यू द लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस. न्यूमेरिकल में डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो. व्हाट इज द लोकेशन ऑफ, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. तो पुट n इक्वल टू 1. सेकेंड ब्राइट फ्रिंज पुट n इक्वल टू 2 एंड सो ऑन. तो ये फॉर्मूला भी बहुत काम आएगा आपको न्यूमेरिकल्स में. ठीक है. अब let us put n equal to 1 for first bright fringe. We find x1. Let us put n equal to 2. second bright fringe की लोकेशन आ गई 2 lambda d by d. ठीक है. बाकी इधर कर रही हूँ. Put n equal to 3. You get the location of third bright fringe and so on. x3 आ गया, so on. So beta is the distance between any two consecutive dark or bright fringes. तो कोई भी दो bright fringes ले लिए, उनको माइनस कर देते हैं, उनका डिस्टेंस देख लेते हैं. That will give us fringe width. So when we put in the values, it comes out to be lambda d by. So fringe width ब्राइट फ्रिंजेस के हिसाब से तो ये फॉर्मूला आ गया lambda capital D by small d. So always remember capital D is distance between slits and screen and small d is distance between two slits. ये याद रखना है. very very important formula and frequently we will be using in numerical problems. So ये ब्राइट वाली साइड सारी क्लियर होगी आपको. अब हम करेंगे डार्क फ्रिंजेस वाली साइड. अब उसमें हमारी कंडीशन थी कि डेल्टा एक्स इज 2n + 1 लैम्डा बाय 2. +1 तब होगा अगर हम n को 0 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. यहाँ पे भी कर सकते हैं. तो ऑल्सो डेल्टा एक्स इज कैपिटल X d by d हियर. ठीक है. अगर आप n को 1 से शुरू करना चाहते हो तो फिर यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा. वही रख लो, सीधा हो जाएगा कि n1 है तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज, n2 है तो सेकंड डार्क फ्रिंज एंड सो ऑन. तो -1 बेटर रहेगा. ठीक है. अब यहाँ पे आपका x आ गया 2n - 1 lambda d by 2d. So again this formula is very important. It gives you location of dark fringes. तो न्यूमेरिकल्स में अगर आपको सेकेंड डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, यू विल पुट n इक्वल टू 2. थर्ड डार्क फ्रिंज की लोकेशन चाहिए, यू विल पुट n इक्वल टू 3 एंड सो ऑन. तो लेट अस पुट n इक्वल टू 1. दिस गिव्स अस लोकेशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, दैट इज lambda d by 2d. सेम वे लेट अस पुट n इक्वल टू 2. तो आपका सेकेंड डार्क फ्रिंज की लोकेशन आ गई 3 lambda d by 2d. Put n equal to 3. x3 is 5 lambda d by 2d and so on. ठीक है. तो ये ऑड मल्टीपल्स आते गए आपके पास. So subtracting any these two, we will get fringe width. So put in the values. फाइव - 3 2 lambda d हो गया. So whether we are getting same expression, whether they are bright fringes, whether they are dark fringes, the expression for fringe width will remain the same. So learn, this is the formula for fringe width. Fringe width is distance between two consecutive bright fringes or two consecutive dark fringes. देख लो ध्यान से, कोई डाउट है तो मानसी पूछ लो. Is this derivation clear? It was lengthy, but when you do stepwise, it will be okay. बाकी ये कंडीशंस आपको पिछली डेरिवेशन से देखनी पड़ेंगी. ये कंडीशन हमने उसमें निकाली कि पार्ट डिफरेंस कितना होता है ब्राइट फ्रिंजेस के लिए. ब्राइट फ्रिंजेस मतलब व्हेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस, then the patches obtained on the screen will be bright.
and dark fringes matlab when destructive interference takes place, then the patches obtained on the screen will be dark. So see if any doubt is there. Then we also define one term, angular fringe width. So I'm going to rub this. Angular fringe width, we can call it theta. Angular fringe width, theta, that is beta by d. It is fringe width divided by distance between slits and screen. And you know beta is lambda d by d, abhi humne derive kiya, over d, that will give us lambda by d. So learn this is the formula for angular fringe width, and it is independent of distance, how far the screen is from the plane of the slits. It does not depend upon that distance. So this is also sometimes very important. Okay, clear? Yes, ma'am. Now there are a few conceptual questions. Before that, let us do conditions for sustained interference. मतलब एक अच्छा interference pattern क्या कब आ सकता है? What are the conditions? Very important article this is. Board paper last years के आप देख सकते हो, उसमें question था what are coherent sources, what are the conditions for sustained interference. ठीक है, और फिर derive the conditions for constructive and destructive interference. इस तरह से 5 marks का question था बोर्ड में. हेडिंग लिखो कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. या सस्टेन इंटरफेरेंस कैसे, conditions for sustained interference of light. First condition है for best contrast, amplitude of interfering waves should be same. क्योंकि ये हमने separately इसको डिस्कस किया था. If amplitudes of interfering waves are equal, then dark fringes will be perfectly dark and bright fringes will be perfectly bright. So best contrast will be obtained when amplitudes of both the waves are the same. Otherwise, this is not a condition. There is no such condition that amplitude of interfering waves should be the same. They can be different, but for best contrast, for good pattern, the amplitudes of waves can be taken to be the same. Second condition is that sources of light should be monochromatic. Sources of light should be monochromatic, means of single wavelength. अगर हम सनलाइट यूज करेंगे तो हमारा पैटर्न जो है वो कलरफुल बन जाएगा और उनके बीच में डिस्टेंस भी सेम नहीं होगा. तो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्सेज यूज किए जाते हैं. इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट विल बी यूज्ड तो आप कह सकते हो कि बीटा विल बी सेम. मोनोक्रोमेटिक मीन सिंगल कलर है, सिंगल वेवलेंथ है, तो अगर वेवलेंथ सेम है तो बीटा भी सेम होगा, उनके बीच में डिस्टेंस भी सेम होगा, बहुत ही यूनिफॉर्मली प्लेस्ड फ्रिंजेस ऑब्टेन होंगे और पैटर्न विल बी वेरी ब्यूटीफुल. वेरी कंसिस्टेंट पैटर्न विल बी फॉर्म्ड विद ब्राइट फ्रिंजेस इक्वली प्लेस्ड, राइट. थर्ड इज द सोर्सेज मस्ट एमिट द वेव्स कंटिन्यूअसली. बीच में कोई ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कोई भी इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए. Sources must emit the waves continuously. Next is distance between the slits, small d. Distance between the slits, small d, should be neither too large nor too small.
अब क्या होगा कि बीटा इज लैम्डा डी बाय डी. इफ डी इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर डी बहुत ही स्मॉल होगा तो बीटा इतना लार्ज हो जाएगा, मतलब दो फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस इतना लार्ज हो जाएगा कि वन फ्रिंज में ऑक्यूपाई द होल स्क्रीन. एक ही फ्रिंज होगा, दूसरा बहुत ही देर के बाद आएगा, मतलब वो स्क्रीन पे आ ही नहीं पाएगा. तो वो पैटर्न हमें अच्छा थोड़ी ना लगेगा. वेयर वी हैव ओनली वन फ्रिंज, तो हमें तो बहुत सारे फ्रिंजेस उसमें देखने हैं. तो बीटा बहुत स्मॉल भी नहीं होना चाहिए. एंड इफ डी इज वेरी लार्ज, ठीक है, ये लार्ज वाला हो गया. हाँ, लार्ज अगर है तो बीटा इतना स्मॉल हो जाएगा कि फ्रिंजेस ओवरलैप कर देंगे. और fringes will overlap, then no distinct pattern will be formed. General illumination will be obtained on the screen. हमें सिर्फ स्क्रीन पे कुछ लाइट दिखेगी पर कोई डेफिनेट पैटर्न बना हुआ नहीं दिखेगा. ठीक है, तो ना डी इतना स्मॉल होना चाहिए कि एक ही फ्रिंज पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर ले, दूसरा फ्रिंज आने में बहुत डिस्टेंस हो जाए, और डी इतना लार्ज भी नहीं होना चाहिए कि फ्रिंजेस ओवरलैप ही करने लग जाए, फ्रिंजेस इतने पास आ जाएं कि वो ओवरलैप ही कर दें. So both the things we don't require. Next point is capital D should also be optimum. Distance between slits and screen should also be neither too large nor too small. ठीक है, कैपिटल डी भी ना बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए. उसका भी देख लेते हैं क्यों. क्योंकि अगर कैपिटल डी इज वेरी लार्ज, देन अगेन बीटा इज सो लार्ज दैट क्या होगा कि सेकेंड फ्रिंज आएगा ही नहीं स्क्रीन पे, वन फ्रिंज में ऑक्यूपाई द होल स्क्रीन. एंड इफ स्मॉल डी इज वेरी स्मॉल, then capital D is very small, then beta will be again so small that the fringes will overlap. ठीक है, and general illumination will be obtained on the screen. No distinct pattern will be formed on the screen. तो कैपिटल डी भी आपका ऑप्टिमम होना चाहिए, neither too large nor too small. So these are some conditions for sustained interference, for good interference pattern. देख लो एक बार, कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकती हो. क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Have a look at that derivation and have a look at these conditions. So then we will move ahead to two very important conceptual questions based on interference. And let us also do the examples of interference from our practical life. वो note करो पहले. Examples of interference in our practical life. जो thin films में colors दिखाई देते हैं ना, thin films के colors, that is because of interference. Thin films के ऊपर जो light पड़ती है, कुछ light reflect होती है, कुछ transmit हो जाती है. ठीक है, तो वो जो transmitted rays होती हैं on and on, they also interfere and they give rise to interference pattern. Due to that pattern, we see multiple colors. So multiple colors of thin films are due to which wave phenomena? Due to interference of light. The examples लिख लो interference के from the practical life. Examples of interference. First है color of thin films is due to interference. Color of oil layers, oil के बीच में भी हमें color दिखाई देते हैं, that is also because of interference of light. ठीक है, color of peacock feathers, that is also one example. Then another example of interference is the shaking of TV picture tube when a low aircraft passes overhead. तो जब एक लो एयरक्राफ्ट ऊपर से निकल के जाता है तो जो पुराने टीवी होते थे ना, उनकी पिक्चर ट्यूब शेक करनी शुरू हो जाती थी, तो ऊपर जाके वो एंटीना को घुमा के आते थे तो वो ठीक होती थी डिस्टर्बेंस. तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. ओके, सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस इज when the low lying aircraft passes overhead, a wave from antenna goes there, it gets reflected back, and incident and reflected waves, they interfere, they superimpose and produce the interference pattern due to which shaking of TV picture tube takes place. ठीक है, तो shaking of TV picture tube when low
low lying aircraft passes overhead. तो ये conceptual मिलेगा books में, तो that is because of interference of light. So these are the examples. So the conceptual questions that I am talking about, write the first question. If monochromatic light in YDSC क्या है? Young's double slit experiment. If monochromatic light in YDSC is replaced by white light, if monochromatic light in YDSC is replaced by white light, what will happen to the interference pattern? Will there be any effect on interference pattern? So this is our conceptual question based on interference. Will there be any effect on interference pattern? So answer is yes. The fringes will be colored. वैसे तो अगर हम दो लेजर लाइट यूज कर रहे हैं जो मोनोक्रोमेटिक है, तो रेड कलर के ही, जैसे रेड कलर की लेजर लाइट यूज कर रहे हैं, तो आर फ्रिंजेस विल आल्सो बी ऑफ रेड कलर, पैटर्न विल बी ऑफ रेड कलर. अगर हम ग्रीन यूज कर रहे हैं तो ग्रीन कलर का. बट if we are using sunlight or white light, then the fringes will be colored. और central fringe जो होगा, जो screen के बिल्कुल center पे आया, it will be white in color. Central fringe will be white in color because it is the result of superposition of all the waves coming. Center पे सारी की सारी waves जो हैं वो meet करती हैं, तो मतलब सारे color वहां पे meet करेंगे. So center पे जो fringe आया है, bright fringe है, वो white color का होगा, other fringes will be colored. And distance between the fringes will also be dependent upon the wavelength. ठीक है, red color की wavelength सबसे ज्यादा होती है ना, so beta is equal to lambda d by d. So that's why beta सबसे large होगा. Red fringes के बीच में distance सबसे ज्यादा होगा, violet fringes के बीच में distance सबसे कम होगा, because violet has least wavelength. So depending upon the wavelength, distance between the fringes will also vary. Right, fringe width will also be different for different colors. तो इसीलिए हम white light prefer नहीं करते interference में, monochromatic light को prefer किया जाता है. Second question लिखिए interference का. What will happen to interference pattern? What will happen to the interference pattern if YDSC apparatus is kept in water? एयर की जगह वाटर में अगर इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट किया जाए, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इंटरफेरेंस पैटर्न देन? ओके, इफ वी यूज वाटर इन प्लेस ऑफ एयर फॉर इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैटर्न? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैटर्न? तो ये अब हम डिस्कस कर सकते हैं. We know that in water wavelength decreases by a factor of refractive index. Beta is lambda d by d. अब जब हमने वाटर में apparatus रख दिया, ना तो स्मॉल डी चेंज होने वाला है, ना कैपिटल डी चेंज होने वाला, ठीक है, बट वेवलेंथ विल चेंज अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन. सो बीटा डैश विल ऑल्सो बी लेस. सो फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस इन अ डेंसर मीडियम बाय अ फैक्टर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो जो पहली फ्रिंज विड्थ थी वो डिवाइड हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, एंड दैट्स व्हाई बीटा विल बी रिड्यूस्ड नाउ. तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.3. तो हमारी फ्रिंज विड्थ जो है इतनी कम हो जाएगी. सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ व्हेन द इंटरफेरेंस experiment is kept conducted in water? So you will say that fringe width will reduce by a factor of refractive index and fringes will come closer. तो fringes थोड़े पास आ जाएंगे, उनके fringe width कम हो जाएगी. Is that okay? तो ये बहुत important conceptuals हैं interference के. Now our interference is over and tomorrow we will start with diffraction of light.